गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरी जो केमिस्ट्री है वो समझ आ जाएगी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री की बेस है। यानी अगर आपने बेस को समझ लिया तो आपको बाकी जो केमिस्ट्री है वो आराम से समझ आ जाएगी। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो हमने चीजें डिस्कस करनी है वो कौन कौन सी हैं। मोल को डिस्कस करना है, मोलर मास को डिस्कस करना है और केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मोल से। ठीक है, सो व्हाट इज अ मोल। अगर हम मोल का कॉन्सेप्ट अगर हमने समझना है तो सबसे पहले हमें क्वांटिटीज को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बनाना लेने जाते हैं या हमने जो है वो एग्स लेने होते हैं, तो हम उनको किस क्वांटिटी से जो है वो मेजर करते हैं, आप सबको पता ही है, डजन से। ठीक है, डजन हम कहते हैं कि 1 डजन हमें बनाना चाहिए या हमें 1 दर्जन जो है वो बनाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डजन है वो हमें क्या बताता है कि इसके अंदर 12 जो है ना वो बनाना आएंगे या 12 जो है वो एग्स आएंगे। ठीक है, यानी 1 डजन जो है वो 12 के बराबर है। तो उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जब भी हमने किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को जो है वो मेजर करना होता है तो हम उसे किसमें जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से। और जिस तरह हमारे पास 1 डजन के अंदर 12 बनाना या एग्स आ सकते हैं, तो उसी तरह 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे, 6.022 into 10 raised to power 23। अगर आपने मेरी एवोगैड्रस नंबर वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से पहले जाके वो देख लो। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एवोगैड्रस नंबर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, 6.02 into 10 raised to power 23। अगर हमने इस क्वांटिटी को मेजर करना हो किसी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग तो हम उसे 1 मोल कहते हैं। तो हमारे पास मोल की क्या डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग 6.022 into 10 raised to power 23 particles। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल कि हम मोल को जो है वो किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है और उसकी क्वांटिटी हमने मेजर करनी है तो वो क्वांटिटी कैसे मेजर होगी कि उस सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02 into 10 raised to power 23। और इसी को हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। यानी कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनको हमने केमिस्ट्री में स्टडी किया है, वो सारे क्या हैं, 1 मोल के बराबर। यानी कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो कि एवोगैड्रो ने कहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कार्बन्स हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन्स का क्या मीनिंग है, यानी कि अगर मैं आपको एक इस तरह बताती हूं कि मेरे पास 1 एटम है कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन के 1 एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये भी 1 मोल ऑफ कार्बन है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। उसी तरह अगर मेरे पास 18 ग्राम है वाटर का, ठीक है, अब 18 ग्राम जो है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट है जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर को भी मैं क्या कहूंगी, 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 into 10 raised to power 23। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो किसके बराबर हैं,
यानी कि 1 मोल के बराबर है। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जब भी नाम आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी भी इक्वेशन में, अब आगे हम इक्वेशंस बनाएंगे ना, तो मैं आपको इक्वेशंस में ही समझाऊंगी कि हमारे पास इक्वेशंस में अगर हमने मोल को देखना हो तो वो हम कैसे देखते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है वो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो मोल होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हों, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो टैगलाइन क्या बनेगी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये अभी सॉल्व करो और सोचो कि इसका क्या मीनिंग होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं विच इज मोलर मैस। मोलर मैस से आपको क्या समझ आती है, यानी मोलर मैस, मोल का मैस, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस, तो हमारे पास अगर एक सब्सटेंस का, एक 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का जो मैस है उसे मैं मोलर मैस कहती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो मोलर मैस है उसे फाइंड आउट करने का क्या मेथड है वो हम देख लेते हैं। अगर हम पॉज यानी हम रिवाइंड करें तो मैंने पहले एक बात कही थी 18 ग्राम ऑफ वाटर, मुझे कैसे पता कि वाटर 18 ग्राम ही होता है, तो मेरे पास वाटर जो है उसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। जब भी हम मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं ना किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का, तो हम उनके एटॉमिक मैसेस को प्लस कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 1, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 16, तो ये टोटल कितना बन गया 18 ग्राम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये क्या हो गया 18 ग्राम हो गया, ओके। तो अब हमारे पास जो मोल होता है ना, हम मोल को कौन से यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से, यानी कि अगर मैंने किसी सब्सटेंस के मोल लिखने हैं तो मैं लिखूंगी 1 मोल ऑफ कार्बन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह जब मैं मोलर मैस की बात करूंगी तो मैं उसे लिखूंगी ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका ये मीनिंग है कि मेरे पास 18 ग्राम पर मोल है, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा ना उसका मोलर मैस कितना है 18 ग्राम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है मोलर मैस की एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो कि व्हाट विल बी द मोलर मैस ऑफ CO2। जल्दी से सॉल्व करो, आप लोग अभी सॉल्व कर लोगे। ओके, सो आई थिंक आपको जो है वो करेक्ट आंसर पता चल गया होगा कि CO2 का जो मोलर मैस है वो कितना होता है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास मोलर मैस का कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है केमिकल इक्वेशंस की। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होती क्या है? जब भी हम किसी रिएक्शन में, ओके, और ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशंस वाला टॉपिक, क्योंकि केमिकल इक्वेशन अगर आपको बनानी आ गई ना तो पूरी केमिस्ट्री आपको आसानी से समझ आ सकती है, ठीक है, खासतौर पे केमिकल रिएक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना, ओके। सो केमिकल इक्वेशन हमें एक केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन देती है कि कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल
रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब भी हमने केमिस्ट्री में किसी केमिकल रिएक्शन को लिख के दिखाना है, क्योंकि अब केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस हम लैब में करते हैं ना, सॉल्यूशंस बनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन कैसे हुआ और प्रोडक्ट क्या था, रिएक्टेंट क्या थे, वो कौन सी स्टेट में थे, ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या था, फिर वो मिलके क्या उन्होंने बनाया। तो ये सारा कुछ हमें केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। और केमिकल इक्वेशन हमें ये भी बताती है कि कितनी अमाउंट प्रेजेंट थी रिएक्टेंट्स की और कितना प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्वेशन सिंपल सी देखते हैं CO2 की, ठीक है। हमारे पास जब भी हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे तो वो हमारे पास, अब आप मेरे यानी मेरी लेफ्ट जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो मैं खुद यानी आपको लिख रही हूँ, जो आपकी बने आप उस हिसाब से देख लेना। बीच में हम लगाते हैं एक एरो, ठीक है। अब हमारी जो है, अब मेरी जो राइट हैंड साइड है वो ये बन रही है, तो प्रोडक्ट्स हम इधर लिखते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट्स हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब हम आप इस तरह देख लो कि एरो से पहले रिएक्टेंट्स हम हमेशा लिखते हैं और एरो के बाद हम हमेशा प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपको ज्यादा सही याद रहेगा। सो अब हमने रिएक्टेंट्स जो है वो इधर लिखने हैं, तो हम कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और हमने अब कार्बन ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, CO2 बनाएंगे ऑब्वियसली, तो हम इधर लिख देंगे CO2, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास ना ये इक्वेशन हो गई, लेकिन अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें हमारे पास अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो हमें पता चल गए। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ना ये रिएक्टेंट्स हैं ये कौन सी स्टेट में है। स्टेट का क्या मीनिंग होता है कि कौन सी कंडीशन में है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो कार्बन तो हमारे पास क्या है, सॉलिड होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो आपको पता है कि एक नॉन मेटल है, सॉलिड फॉर्म में ही हमें इन्वायरमेंट में मिलता है, ठीक है। और वैसे भी जब कोई भी एलिमेंट फॉर्म में होता है ना, यानी कि सिंगल होता है, उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन का आप सबको पता है, ऑक्सीजन गैस होती है, तो इधर हम G लिखेंगे, गैस है ना। और CO2 भी क्या है, गैस है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, G। तो ये हमारी स्टेट्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है ना, उसको हमने बैलेंस भी करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या है, वैसे देखने में तो बैलेंस्ड लग रही है, ठीक है, लेकिन हम जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हम कार्बन को 2 मोल्स लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन को हमने 2 मोल लिया तो इधर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन को बैलेंस करना है ना, इधर 2 कार्बन तो इधर भी 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब 2 कार्बन करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गए, 4 हो गए, 2 2s are 4, तो हम इधर क्या करेंगे, इधर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया है। वैसे इस केस में हमारे पास बैलेंसिंग की नीड नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थी, ठीक है। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस को लिखने का एक मेथड है। कौन सा मेथड है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जगह डिसाइड करते हैं, कहाँ आना है उन दोनों ने। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम बना क्या रहे हैं, ठीक है। थर्ड हम ये देखते हैं स्टेट, कि स्टेट क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। लास्ट में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग। तो ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन बनाने का क्या है, मेथड है, ठीक है। तो अब आपने एक क्वेश्चन का आंसर सोचना है कि व्हाई डू वी बैलेंस इक्वेशंस।
इक्वेशंस बैलेंस करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचिए और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। ओके, तो हमने जो है वो जब इसको बैलेंस हम कर रहे थे तो मैंने इधर 2 लगाया था। ठीक है, अब आप जो है वो रिवाइंड करो। मैंने पीछे एक बात कही थी कि जब हम यानी हम क्या करते हैं, जब हम इक्वेशंस में बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें मोल कब होता है। तो 2 कार्बन लिखा था ना, तो 2 कार्बन का मतलब ये नहीं है 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, ये 2 मोल ऑफ कार्बन है। तो हमारे पास जो नंबर हम इधर लिखते हैं ना, यानी कि एलिमेंट के साथ लिखते हैं, उसका मतलब होता है हम मोल लिख रहे हैं, हम क्वांटिटी लिख रहे हैं अपने एलिमेंट की या अपने रिएक्टेंट की। क्योंकि केमिस्ट्री में हम क्वांटिटी किससे शो करते हैं, मोल से। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इक्वेशंस में भी हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम एलिमेंट की क्वांटिटी जो होती है ना उसे मोल से शो करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो क्या था, मोल को डिस्कस किया। मोल क्या होता है, मोल होता है कि हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को मोल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारे पास मोलर मैस क्या होता है कि अगर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मैस लिखते हैं तो उसे मोलर मैस कहते हैं। और मोलर मैस कंपाउंड्स का फाइंड करने का क्या मेथड है, सारे एलिमेंट्स जितने भी एक कंपाउंड के एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक मैसेस को प्लस कर दो तो आपका मोलर मैस निकल आएगा। ठीक है, उसी तरह केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैप अप हो गया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो कमेंट्स में डन जरूर लिखें और मुझे कमेंट्स में ये भी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते। और जो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैंने ये भी देखा है कि आप लोग देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो लाइक भी करें मेरी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले ना कि मैंने वीडियोस बनानी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कैलकुलेशंस डिस्कस करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन की वजह से कैलकुलेशंस हम कैसे कर सकते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन हमें गिवन हो और हमें कोई चीज फाइंड करने को दी जाए तो एक केमिकल इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट संडे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज। और कमेंट्स में जरूर करना, डन लिखना कमेंट्स में और मुझे बताना कि वीडियो समझ भी आ रही है या नहीं। तो अल्लाह हाफिज।